और कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया आई गेस। तो आज चलो बात कर लेते हैं हाउ टू गो अब्रॉड और पूरी डिटेल इन द डेप्थ जस्ट लाइक द प्राइस, अकोमोडेशन, सारा कुछ। ठीक है, सारा रिसर्च करके बैठे हैं आज। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्टली जीआरई। बहुत से लोगों को जीआरई देने होते हैं, जस्ट लाइक मी, मुझे भी देने थे। बट फिर मैंने क्या किया कि पहले मैंने सोचा भाई जीआरई ऐसे फालतू में क्यों दूँ, क्यों पैसे वेस्ट करने। आफ्टर ऑल इसके लगते भी तो 18,500 रुपये हैं। तो क्या किया कि पहले यूनिवर्सिटी देखी, जिस यूनिवर्सिटी में मुझे जाना था, ओके, या जाना है। तो जाना है तो मैंने उसमें देखा। फिर उसमें क्या सीन आया है कि मैंने उसमें देखा जीआरई तो ऑप्शनल है। मतलब ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ एकदम रिक्वायर ही है। तो ये डिपेंड हो गया फिर अब आपके ऊपर कि आपको जीआरई देना है या नहीं देना है, बिकॉज इट्स अ ऑप्शनल। ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि हमारे तीन होते हैं। पहला होता है टोफल, दूसरा होता है आइल्स, तीसरा अब नया एक बच्चा आ गया है, वो है डुओलिंगो। टोफल एंड आइल्स इसकी समथिंग समथिंग कॉस्ट, मतलब आइल्स का आई नो कि 15,500 रुपीज़ है। और टोफल भी समथिंग समथिंग इतने ही है, इंडियन करेंसी में एक्सचेंज होने के बाद, एंड फिर वो एक्सचेंज रेट और सारा कुछ टैक्स वैक्स कटने के बाद आता है। और डुओलिंगो का जो है वो है 2,500 रुपये। ढाई नहीं, 4,000, सॉरी। तो 4,000 रुपीज़ है हमारे डुओलिंगो का। तो अब आपके ऊपर ये वेरी करता है कि आपको क्या देना है, टोफल, आइल्स, डुओलिंगो। ओके। अब बात कर लेते हैं कि टोफल, आइल्स और डुओलिंगो में से कौन सा देना बेटर रहेगा। तो एज आई सेड वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आपको तीनों रिक्वायरमेंट, मान लो कि अगर तीनों फुलफिल आ रही हैं, डुओलिंगो चाहिए, आइल्स चाहिए और टोफल चाहिए, तो डुओलिंगो इट्स अप टू यू। अगर देना हो तो दो, नहीं देना ना दो, वो आपका केस है। मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मैं डुओलिंगो प्रेफरली नहीं दे रहा। क्योंकि एज अ सब कोई कहता है भाई कंसल्टेंट नहीं हायर करना चाहिए, मतलब रिक्रूट या हायर, हाँ हायर ही बोलेंगे, नहीं करना चाहिए। बट मैंने तो कर रखा, तो इसलिए मैं इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि वो एज इट इज़ मुझे जैसा कहेंगे मुझे वैसा ही करना है। गाइज उसमें बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं और बहुत सारे कुछ होते हैं। हाँ डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो उसमें, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आप गेन कर सकते हो एज अ मी यूट्यूबर। फिर मैं आप लोगों को बता भी सकूँगा अगर मैं खुद से सारा कुछ करूँगा। बट उसमें बहुत ज़्यादा लग जाएगा और मुझे अभी उतना कुछ लगाना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे सिलेबस और बहुत सारे थिंग्स पड़े हैं जो अभी करने हैं। ठीक है। तो बात आ जाती है टोफल एंड आइल्स। तो टोफल में शॉर्ट में बता दे रहा, टोफल में क्या सीन है कि वो आपको कंप्यूटर पे, जैसे मैं बात कर रहा, तो अभी मैं कैमरा से बात कर रहा, ठीक है। अब आप जब मेरी वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं आपसे बात कर रहा, बट एक्चुअल में तो मेरे यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा, एक माइक, बस बात कर रहा। तो वैसा ही आपका होता है टोफल। टोफल में आपको कैमरे में देख के, मतलब अपने लैपटॉप के कैमरे में देख के आपको बोलने होते हैं, सब कुछ करने होते हैं, सारा कुछ वो कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है। कंप्यूटर ओरिएंटेड होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो थोड़े बहुत हार्ड होते हैं, कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो इन केस में। अब बात आ जाती है आल्स की। आल्स अनंदन, उसमें क्या सीन होता है कि आपको पर्सन टू पर्सन मिलकर बात करेंगे। आपके सामने इन्विजिलेटर रहेगा, फिर आपको बोलना होगा जो भी आपको बोलने होंगे, तो वो आप सारा कुछ बोलोगे। मतलब क्या बोलोगे, स्पीकिंग सेक्शन बोलोगे, लिसनिंग में सुनोगे, और क्या राइटिंग में राइट करने होंगे तो वो तो पेपर वर्क, या फिर आप कंप्यूटर बेस्ड जो भी लेना हो ले सकते हो। आई प्रेफरली पेपर बेस्ड। ठीक है। हाँ, ऐसा कि नहीं है मेरा कंप्यूटर का स्पीड नहीं है अच्छी, उसके बारे में अलग टॉपिक पे बात कर लेंगे कि क्यों कंप्यूटर बेस्ड पे एग्ज़ाम नहीं देने चाहिए ऑनलाइन, ये महंगे महंगे वाले पे। ठीक है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि रिसर्च। ठीक है। तो हमारे जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट नंबर थर्ड है रिसर्च। तो अब हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं। तो रिसर्च में कोई पैसे वैसे नहीं लगते, हाँ। वो पब्लिश के ऊपर है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, बट मेरे हिसाब से पैसे नहीं लगते हैं। तो रिसर्च के लिए आप अपने किसी भी टीचर के अंडर आप रिसर्च कर सकते हो। अगर आप बीटेक में हो तो कहीं भी किसी भी आपके टीचर होंगे जिनसे, मतलब ऐसा नहीं है कि अब आप हो कंप्यूटर, सॉरी, कंप्यूटर साइंस का तो सभी को ही हो गया अप्रोक्स अप्रोक्स। बट मेरा मेन टारगेट है, जैसे आप हो गए मान लो साइबर सिक्योरिटी के, और आपने रिसर्च कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के टीचर के साथ, मतलब हालांकि वैरी कर सकता है वेब डेवलपमेंट इन साइबर सिक्योरिटी, बट हाँ थोड़ा डिफरेंट हो गया तो वो फिर डिफरेंट हो जाते हैं। तो आप ऐसा करना कि जो भी आपके टीचर्स होंगे, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में कई टीचर्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में है, तो उनके साथ करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, और ये भी वैरी नहीं करता, मतलब अगर आपको अपने यूनिवर्सिटी के टीचर के साथ नहीं करना है, किसी और यूनिवर्सिटी के टीचर के साथ आपको करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। अब उसको करने के लिए आप लिंक्डइन है एक अच्छा प्लेटफॉर्म, आप वहाँ से आप
टीचर्स को जाकर अप्रोच कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी XYZ यूनिवर्सिटी पे गए और वहाँ पे जाने के बाद जैसे मान लो नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी US, मुझे डायरेक्ट US के टीचर फैकल्टी के साथ रिसर्च करना है, तो उसमें किया मैंने। तो उनको जाके वेबसाइट पे उनका नाम देखा, ये हैं, और उसके बाद उनका ईमेल आईडी होगा, वहाँ से उनको अप्रोच करो डायरेक्टली। अगर वो आपके में इंटरेस्टेड हुए तो आप उनके अंडर रिसर्च कर सकते हो। तो अगर आप US, जैसे US जाना है और US के टीचर के साथ आप रिसर्च करते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जिसमें आपको जाना भी है, तो आपको उसमें वेजेस भी मिल जाते हैं, मतलब आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है और चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है कि हाँ आप उसमें एडमिट हो सकते हो। तो ये एक अलग थोड़ा सा क्या कह सकते हो, हैक कह सकते हो आप लोग कि हाँ ये एक हैक है कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो उसमें फीस भी कम हो जाती है। जैसे एक माइटेक्स का है ना, आप लोगों को याद है होगा, अगर नहीं होगा तो सर्च मार लेना। उसमें क्या होता है कि आपको रिसर्च बेस्ड होते हैं, कनाडा भेजा जाता है बच्चों को एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडियन गवर्नमेंट एंड कैनेडियन गवर्नमेंट मिलकर उस बच्चे को सारा अकोमोडेशन पे करती है एंड फूड एंड समथिंग सारे कुछ। तो उसमें क्या होता है कि जब वो टीचर के साथ रिसर्च करते हैं तो उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है गाइस। तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर आपकी $20,000 फीस है तो $10,000 या समथिंग $8,000 ऐसे आपको उसमें फीस मिल जाते हैं कम। तो वो ज़्यादा एक अच्छा बेनिफिशियल हो जाता है। अब हमारा बात आता है, अब हमारा आ जाता है फोर्थ यानी कि फोर्थ स्टेप, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग बात करने वाले हैं कि करेक्ट टाइम, मतलब अप्लाई ही कब करना है। सारा कुछ तो ठीक है बट अप्लाई का क्या सीन है, कब करने होते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको मैं बेसिकली बता दूं कि अगर आपको जैसे सितंबर इनटेक में जाना है 2024 में, तो आपको इस सितंबर से स्टार्ट कर देना है एप्लीकेशन, सितंबर या फिर अगस्त। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अर्ली सितंबर से ही ओपन हो जाती हैं और ये अप टू जो जनवरी फरवरी तक जाती हैं, फरवरी मार्च भी कुछ डाली जाती हैं, ठीक है। तो वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी, बट अर्ली बर्ड सितंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। सितंबर 2023 में आप करते हो तो सितंबर 2024 में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जीपीए कितनी ज़रूरी है। जीपीए CGPA परसेंटेज एवरीथिंग जो भी आप लोग कह लो, बेसिकली ये है कि मार्कशीट में कितने होने चाहिए। तो वो है एक जो हमारा जीपीए है, इंडियन जीपीए 10 वाला, यानी CGPA, वो 78% होना चाहिए, ठीक है। 78% नहीं, 7.8 होना चाहिए। अब इसका भी कुछ अलग होता है तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। और यूएस में इसका जो है वो आउट ऑफ 4 होता है, तो 3 आउट ऑफ 4 होना चाहिए तो आपका बेटर होता है। और जो ये 3 है वो समथिंग लाइक 7.8 CGPA या GPA के इक्वल होती है, ठीक है। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक मेरा टोटल खर्चे कितने हो गए। अगर हम जीआरई करते हैं तो जीआरई में हमारे 18,500 के समथिंग जाएंगे, और हम अगर आल्स करते हैं तो 15,500 उसमें जाएंगे। तो टोटल खर्चे हमारे कितने हुए, इतने टोटल खर्च हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, वीज़ा कॉस्ट। सो वीज़ा कॉस्ट एज यू नो 11K है, और वो आपको तो जब आपका LOR मिल जाएगा तभी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वो समवेयर अपने हिसाब से देख लेना आप कि कब करने होंगे। जैसे ही वीज़ा मिल जाए तो वैसे ही आप लोग देख कर अप्लाई कर देना, क्योंकि वीज़ा स्लॉट्स बहुत ही मिनिमम मिल रहे हैं आजकल। सुनने में यही आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वीज़ा की वेटिंग्स चल रही है, तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना, बट मिल जाता। अब हमारी बात आ जाती है MS का कॉस्ट, यानी मास्टर्स करने हम US जा रहे हैं तो US में कितनी कॉस्ट आएंगी, ठीक है। तो अब इसकी कॉस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी वेरी करता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही करता है, बट हाँ, जैसे मैं एक बात बता दूं, मणिपाल यूनिवर्सिटी आपको 13 लाख लेती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको 4-4.5 लाख में भी बीटेक करा देती है। तो ऐसे वेरी करते हैं, बट एक मीडियम लेकर चल लो तो समथिंग इंडियन रुपीज़ में 30 लाख रुपीज़ के आसपास आपका 2 साल का मास्टर US में हो जाएंगे। अब उसमें भी आपको फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप मिल जाते हैं, तो वो आपकी फ़ीस उसमें डिडक्ट हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। वो अदर केस है, बट हमारा सिर्फ फ़ीस का। अब वैसे नॉर्मली स्कॉलरशिप भी मिल जाए तो उसमें भी आप लोग कर सकते हो, बट वो अनदर केस है, वो छोड़ो। अब हमारी बात आ जाती है अकोमोडेशन। हाँ, अकोमोडेशन यानी रहने खाने पीने के लिए रूम वूम वो कितने तक आते हैं। देखो, रहना अलग चीज़ है, खाना पीना अलग चीज़ है, ठीक है, टू बी सिंपल। तो मैं आप लोग को टोटल खर्चा मैक्स टू मैक्स बता दे रहा, उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो। जो रूम है हमारे वहाँ पे 400 USD, यानी कि 8 8 16 30 24 832 ₹32,000, 32,000 से वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं रूम। अब वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप पर्सन टू डिपेंड करता है कि हाँ वो किस जैसे रहना चाहता है और कितने बंदों के साथ रहना चाहता है। ज़्यादा नंबर पे रहोगे आप लोग तो कम पैसे लगेंगे, कम रहोगे तो ज़्यादा लगेंगे। बट हाँ, एक 400 एक मिनिमम है कि उसने में आपको रूम मिल जाते हैं। 400 से अप टू यू कितने जाते हैं, बट एक हम क्राइटेरिया रख दें तो 800 समथिंग आप मान लो, 800 USD, 800 यानी कि
56,000 रुपीज़ आपके एक महीने के खर्च जाएंगे। तो अब आपके पास पैसे कितने होने चाहिए अगर आप यूएस में पहुंच गए हो तो समथिंग 2 महीने का आप लोगों के पास खर्चे होने चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से अप्रॉक्स आता है 1.5 लाख रुपये। 1.5 से 2 लाख रुपये आप रख लो, तो वो आपके 2 महीने के सर्वाइव हो जाएंगे अगर आपको पार्ट टाइम जॉब्स करने हैं तो। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब्स करने हैं तो बेटर है, वरना फिर मतलब पूरे ईयर्स के आप लोग ऐसे ही जोड़ लेना समथिंग। अगर आपका 50,000 का हो गया तो करीब करीब 20 से 25 हज़ार रुपये खाने के मंथली आ जाएंगे खर्चे। तो 40, 20, 60, 65 हज़ार रुपये, 65,000 रुपीज़ पर मंथ हो गए। अगर 40 हज़ार का रूम लिया तो वैसे ही आप बढ़ाते चले जाना। तो समथिंग 1 लाख रुपये अगर महीने का मान लो, अधिक से अधिक नहीं, मतलब एक एवरेज से थोड़ा सा ऊपर मान लो, और एक एवरेज में मान लो तो आप तो 70,000 के करीब में आपका हो जाएगा काम। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं ये सबसे बड़ी बात, पैसे। पार्ट टाइम जॉब्स वो कैसे मिलेंगी और उसके लिए क्या करना होता है। तो मैं आप लोगों को बेसिकली ये बता दूं कि पार्ट टाइम जॉब्स के लिए आप वहाँ पे एजेंसीज होती हैं बहुत सारी, जो आपको पार्ट टाइम जॉब्स भी प्रोवाइड करती हैं। मतलब एजेंसी मतलब क्या कह सकते हो, दलाल सीधी भाषा में, या तो फिर कंसल्टेंट बोल दो, या तो फिर एजेंसीज बोल दो। उनके पास आप जाओ, अपना रिज्यूमे दो, वो एज अ जॉब आपको सेलेक्ट करवा कर आपको जॉब दिलवा देंगे, वेयर हाउस में या फिर पिज़्ज़ा डिलीवरी में, या फिर मतलब बहुत सारी जॉब्स, क्लीनिंग, ये वो फलान ठिकान, जो भी आपको इच्छा हो उसमें आप लोग करा सकते हैं। तो अब इसमें पैसे कितने आते हैं। सो बेसिकली इसमें पैसे आते हैं, मतलब एक एवरेज मान के चलें तो $10 पर आवर के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। और हाँ, एक पॉइंट और है, पर $10 पर आवर के हिसाब से तो आप 8 घंटे एक दिन में काम नहीं कर सकते, ठीक है। एक वीक में आपको 20 आवर्स ही अलाउड हैं, ठीक है। और ये कब तक अलाउड है, जब तक आप स्टूडेंट हो, ठीक है। और उस स्टूडेंट में भी एक वेरी करता है, अगर आपका जैसे विंटर कैंप चल रहा, मतलब विंटर में आपको छुट्टी मिल गई, समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, तो उसमें आपको अप टू 40 आवर्स तक आप वर्क कर सकते हो। ये एक अच्छी बात है, मतलब अगर एजुकेशन नहीं करो तो 40 आवर्स वर्क, और अगर एजुकेशन कर रहे हो तो 20 आवर्स वर्क, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना पर डे का कितना करना है या कैसे करना है। समवेयर 3 to 4 आवर्स आते हैं अगर आप वर्क करते हो तो, जैसे वो फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है और जॉब के मिलने के ऊपर है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब $10 पर हार, ठीक है। तो हमारे 20 आवर्स के जो वीक है उसके कितने पैसे हो गए, 200। 1 मंथ के कितने हुए, 600। तो 600 USD आप पर मंथ अर्न कर सकते हो, या उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, या उससे कम भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये अप टू यू है। अगर किसी को $100 पर आवर की पार्ट टाइम जॉब्स मिल गई तो बहुत ही बेटर, मतलब वो फिर प्रोफेशनल लेवल के मिल गए तो उनका कुछ नहीं कह सकते। तो ये एक बेसिक मैंने $10 लेके रखा है। तो 600 आपका ये समथिंग आ जाएगा पर मंथ की अर्निंग, और आपका जो खर्च है वो $400 से $800 के अप्रॉक्स में आ जाएगा आपका अकोमोडेशन का, और लिविंग विविंग सारा ले लाकर आपका $800 मान लो, 6 to 800 डॉलर्स, ठीक है। तो 6 to 800 डॉलर्स, क्योंकि $400 का रूम हो गया, $200 आपके खाने पीने में खर्च हो गए, तो आपके $600 आए, तो 600 700 डॉलर के अप्रॉक्स आएंगे। तो ये है कि आपका अकोमोडेशन जो है वो उससे पार्ट टाइम जॉब से निकल जाएंगे। बट ये है कि डायरेक्ट तुरंत जाकर तो जॉब नहीं भी मिल सकती है, और हो सकता है मिल भी जाए। तो आप बेसिकली 2 मंथ के अपने लिए खर्चे रख लेना, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। कार, भाई गड्डी लेनी है, कैमरो जैसे मेरी पसंद है, या फिर डॉज चैलेंजर, ओके। सो अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये अब इसमें क्या बेसिकली आता है, मतलब डॉज की बात नहीं कर रहा, मिनिमल नॉर्मल सी कार के लिए हम जो जाएंगे, स्टूडेंट अगर नए नए जाते हैं वहाँ पे हमारा लाइसेंस बनता है, तो वो नवेली लाइसेंस होता है, उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हाँ, इंडिया के कोई अगर कोई बच्चा जा रहा है और इंडिया के पास ड्राइविंग लाइसेंस पहले से है, जैसे मेरे पास पहले से है, तो उस केस में उसके कुछ क्रेडिट आ जाते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो वर्क करते हैं या नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एप्लीकेशन में हेल्प करते हैं। अब क्रेडिट का उतना नहीं पता, अब जाएंगे हम तो एक्सपीरियंस करके आपको बता देंगे। बट अभी क्या सीन होता है कि आपको जो वीज़ा इंश्योरेंस है, ठीक है, कार का इंश्योरेंस, तो वो कितना आता है। सो अगर आपका न्यू ड्राइवर हो और गाड़ी डिसेंट सी है, मतलब ना ज़्यादा महंगी ना ज़्यादा सस्ती, मतलब नॉर्मल वाली कार जो 20-22 की एवरेज दे देती हो, 1000 cc वाली, तो उसमें आपको समथिंग $500 इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, बट आपके समथिंग इतने ही होंगे पर मंथ के। हमारे यहाँ ऐसा होता है भाई, बाइक की है 1400 रुपये लगते हैं, 1 साल के हो जाते हैं बाइक का। कार का है तो समवेयर 4, 6, 8 हज़ार रुपये करीब आ जाते हैं, और कुछ समथिंग 18 to 19 हज़ार में आपका फर्स्ट पार्टी भी हो जाता है बहुत सी गाड़ियों का।
और वो अच्छे रहते, चलता भी रहता है, मतलब 1 ईयर का। बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे मंथली होते हैं। तो मंथली आपका 500 हो गया, और वही आपको एक्सपीरियंस हो गया, मतलब समवेयर 4 to 5 ईयर्स का ऐसे ही कुछ होता है। एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपको $50 to $70 के भी आ जाते हैं आपके इंश्योरेंस पर मंथ, बट वो बाद में होते हैं। इनिशियल में आपको 500 समथिंग देने ही होते हैं। ओके, अब बात आ जाती है एमएस करने के बाद क्या करना है। एमएस करने के बाद आपको ओपीटी मिलता है। ओपीटी मिलने में आपको 3 साल का वीज़ा, मतलब वीज़ा नहीं, 3 साल का आपको वर्क में के लिए मिल जाता है, एक प्रकार का वर्क परमिट कह सकते हो या फिर ऑथराइजेशन। ओपीटी बेसिकली इसका नाम है। तो ये आपको मिल जाते हैं, तो आप इसमें अंडर कर सकते हो 3 साल वर्क, और आप ट्राई टू डू ऑन दोज कंपनी जो आपको वीज़ा में हेल्प करें, H1B वीज़ा में हेल्प करें, वो आपकी फ़ाइल करें। क्योंकि जो हमारा H1B वीज़ा है वो अभी बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप उसी कंपनी में जाना, क्योंकि अगर 3 साल आपके पूरे हो गए और आप यूएस में हो तो वो आपको फिर बोलेंगे वापस आओ, या तो फिर एक नए कोर्स करो आप कोई। तो मास्टर्स एसोसिएट करके कुछ कोर्सेज होते हैं, वो भी लोग कर लेते हैं, डायरेक्ट पीएचडी पे जंप ना करके, ताकि उसमें भी आपको फिर मिल जाता है। अगर मास्टर करते हो तो उसमें आपको ओपीटी नहीं मिलता, तो कुछ डिफरेंट कोर्सेज होने चाहिए। अब बात आ जाती है हमारी नेक्स्ट पॉइंट, H1B वीज़ा। सो F1 वीज़ा से H1B वीज़ा पे कैसे जाते हैं। तो F1 वीज़ा पे आप स्टूडेंट हो, जॉब पढ़ाई करते हो, ठीक है, 2 साल, उसके बाद फिर 3 साल आपको ओपीटी मिल जाते हैं, उसमें आप वर्क करते हो। वर्क करने के बाद आपको उसी में कोई भी एक ऐसी कंपनी पे आप जॉब ले लो जिसमें वो आपकी वीज़ा फाइल कर दें। H1B वीज़ा आप खुद से फाइल नहीं कर सकते जैसे F1 वीज़ा करते हो। F1 वीज़ा आप लोग कर लेते हो, लेकिन वो नहीं होता। उसके लिए आपको आपकी कंपनी ही फाइल करती है सारा कुछ डॉक्यूमेंट। फिर वो लॉटरी बेस से 2 टाइम लॉटरी निकलती है। पहला इन द मार्च के समवेयर निकलती है, मार्च एंड अप्रैल, एंड दूसरी आपको सितंबर एंड अक्टूबर में निकलती है लॉटरी वीज़ा। तो दोनों बार में आपके उस लॉटरी में नाम आ जाएंगे तभी आपका H1B वीज़ा मिलेगा, अगर नहीं होते तो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये इतनी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी ऐसे कुछ जानना हो रोचक, या फिर कुछ भी जो भी आपको लगता हो कि हाँ एक जानना चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो। वैसे हमारे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अब आने वाले हैं, और पीछे भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, आप लोग जाके चेक इट आउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।